हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का टेंजेंट क्लासेस में। आज हम आपको कुछ ऐसे साइंस के ऑब्जेक्टिव करवाने वाला हूं जो कि मैट्रिक में हर साल पूछे ही जाते हैं। तो बिना देर के हुए हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। चलिए, हमारे पास पहला जो प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? ऑप्शन नंबर ए कांच, बी पानी, सी लोहा या डी निर्वात। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निर्वात में। कितना होता है? तो 3 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रेफाइट, जो कि कार्बन का एक अपरूप है। अगला क्वेश्चन है, सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? शायद आप लोग इसका आंसर जानते होंगे, सूर्य। अगला है, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अभिकारक कहा जाता है। और उत्पाद जो है यह रासायनिक अभिक्रिया में बनकर तैयार होता है, यानी यह बनकर तैयार होता है। ठीक है, याद रख लें, बनकर तैयार होता है। अगला क्वेश्चन है, वसा का पाचन करता है? वसा का पाचन कौन करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाइपेज। ठीक है। अगला प्रश्न है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से आपको घेंघा रोग होता है। अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होती है? यह होती है विखंडन के द्वारा, जिसमें वो अपने शरीर को 12 से 2 भाग में फिर ऐसे ऐसे बांट लेती है। और मुकुलन आपका हो जाता है, यह मुकुलन जो है आपका ईस्ट में हो जाता है। ठीक है, ईस्ट में हो जाता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। ठीक है, और परावर्तन के भी 2 नियम हैं। अगला प्रश्न है, ये देखिए वही क्वेश्चन जो अभी मैंने आपको बताया, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो 2 नियम। अगला क्वेश्चन है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का होता है। ठीक है, यदि आपसे एग्जाम में कभी भी किसी लेंस के उपयोग के बारे में पूछे तो ज़्यादातर में आप उत्तल लेंस मारिएगा। ठीक है, ज़्यादातर में आप अवतल दर्पण को मारिएगा। ठीक ना। और उत्तल दर्पण का उपयोग सिर्फ एक ही जगह पूछता है, और वह है एक होता है आपको गाड़ियों के साइड मिरर में, इसको साइड मिरर में होता है। और बाकी सारे दर्पण का उपयोग अवतल दर्पण में होता है। ठीक, दाढ़ी बनाने से लेके शीशा में तो इससे समतल दर्पण होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जो नेत्र निकट वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है। यदि आपके क्वेश्चन में यहाँ पर ध्यान दीजिए, यदि निकट लिखा हो तो उसका ऑप्शन होगा दूर में आंसर। ठीक है, यदि यहाँ पर दूर रहता तो यहाँ होता निकट दृष्टि दोष। ठीक है। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र में क्वेश्चन क्या है, मानव नेत्र में मतलब कौन सा लेंस होता है या फिर दर्पण होता है? मानव नेत्र में दर्पण होता है या लेंस होता है? तो इसमें होता है उत्तल लेंस मानव नेत्र में। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न से किस भाग पर बनता है? एक VVI क्वेश्चन है। ठीक है, VVI है।
मानव वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है? तो रेटिना पर बनता है। आँख का रंग जो है वह आइरिस निर्भर करती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा। याद रखें, लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत ही अधिक हो जाती है। ठीक है। लघुपतन कहने का अर्थ क्या है? मतलब शॉर्ट सर्किट, जिससे कभी कोई तारों से अधिक धारा प्रवाहित होने लगती है, जिससे बल्ब, पंखा सब हानिग्रस्त हो जाते हैं, उसी को कहते हैं लघुपतन। अगला प्रश्न है, किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। तो आप इसे बनाने के लिए आपको एक फार्मूला या ओम के नियम में पढ़े होंगे, V बराबर आई आर। क्या? V बराबर I इंटू आर। V का मतलब है विभवांतर यानी वोल्ट हो गया इसका। I का मतलब विद्युत धारा का मतलब एम्पियर होता है, इस I से यह हो गया I, और ये हो गया प्रतिरोध। तो यहाँ पर आपको फिलामेंट का प्रतिरोध निकालना था। R बराबर क्या हो जाएगा आपका? V बटा I हो जाएगा। V कितना दिया है? 220 वोल्ट। ठीक, कितना? 220 वोल्ट, 220 वोल्ट दिया है, और भागा 2, 110 आएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 110 ओमेगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा का प्रबलता का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक है, तो इसका एसआई मात्रक हो जाएगा आपका, जल्दी से बताएं, कमेंट करना ना भूलें, जल्दी से बोले। आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें, और सेशन को शेयर कर दें अपने बाकी के मित्रों के पास, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, ताकि हमारी कोई भी वीडियो आप तक जल्द पहुंच जा सके और आप इसका भरपूर फायदा उठा सकें। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा आपका एम्पियर। प्रबलता से ना डरें, विद्युत धारा का विद्युत धारा का प्रबलता का ऐसा मात्रक पूछे, इसलिए इस प्रबलता से डरे ना। विद्युत धारा कैसे भी जानते हैं, एम्पियर होता है। ठीक है, हो जाएगा एम्पियर। अगला प्रश्न है, धारा मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? यहाँ से 2 क्वेश्चन उठते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे एमीटर, कुछ अमीटर बोलते हैं, तो उससे घबराने की बात नहीं है, यह दोनों चलेगा। दोनों इसी का नाम है, अमीटर हो या एमीटर हो। ठीक है, अमीटर या एमीटर। यहाँ से एक और प्रश्न आता है, एक होता है विभवांतर। ठीक है, एक होता है विभवांतर होता है। विभवांतर का मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर कहते हैं। ठीक है, उसे वोल्ट मीटर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आर प्रतिरोध वाले एन प्रतिरोध को समानांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एन इंटू आर। इसके समानांतर क्रम में रहेगा तो एन इंटू आर, यदि समानांतर क्रम में रहे तो एन इंटू आर होगा, याद रखें। अगला प्रश्न है, 19 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का ऐसा मात्रक होता है आपका ओम। ठीक है, अगला प्रश्न है, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1.5। सॉरी, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 15 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? तो इसका हो जाएगा आपका नाभिकीय ऊर्जा, जो कि बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं होता है। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष विशाल स्रोत क्या है? तो इसका हो जाएगा सूर्य, जो कि पहले भी हमने बताया। अगला प्रश्न है,
23 नंबर, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने युग्म को कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने युग्म को क्या कहते हैं? जाहिर सी बात है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की बात आई है तो इसमें ज़्यादातर विद्युत का ही संभावना रहेगा, इसलिए इसमें होगा विद्युत संयोजी। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले और बेल आइकन को दबा दें। सोडियम की परमाणु संख्या कितनी है? सोडियम की परमाणु संख्या कितनी है? तो हो गया आपका 11। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या होती है, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, जिसका होता है O3, यही है 3। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा नंबरिंग घबरा चुका है, इसलिए कोई बात नहीं है। यहाँ पर कंटेंट आपको पूरा 100% सत्य मिलेगा। चलिए, पढ़ने से मतलब है, नंबर गिनने से नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? तो आवर्त की संख्या 7 होती है, जो कि ऐसे होती है। ठीक है, और एक होता है आवर्त हो गया, एक वर्ग होता है। ठीक है, तो वर्ग की संख्या 18 होती है, जो कि ऐसे होता है, जिसकी संख्या 18 और इसकी संख्या है 7। अगला प्रश्न है हमारा हीलियम। अगला प्रश्न है हीलियम कैसा तत्व है? यह आप कमेंट में लिखकर हमें बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मनुष्य में वृक्क संबंधित है। मनुष्य का जो वृक्क, वृक्क मतलब होता है किडनी। ठीक है, वृक्क का मतलब होता है किडनी। किससे संबंधित है किडनी? किससे संबंधित है किडनी? तो वह है उत्सर्जन से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन होता है जो कि हमारे शरीर में वसा का पाचन होता है। ठीक है, इस बात को ऑक्सीजन, यहाँ ध्यान से देखिए, यह ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन नहीं। ठीक, ज़्यादातर बच्चों को इसमें कंफ्यूजन हो जाती है। अगला प्रश्न है हमारा मानव में डायलिसिस थैली है, तो मानव में डायलिसिस थैली नेफ्रॉन होता है। ठीक है, चलिए अगला है भोजन का पाचन किस प्रकार का अभिक्रिया होता है? तो भोजन का पाचन जो है वो आपका उपचयन अभिक्रिया होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। फूलों में नर प्रजनन अंग होते हैं, तो फूलों में नर प्रजनन अंग आपको हो जाता है पुंकेसर। ठीक है, अनुसूत्र बने होते हैं, इसका क्या होगा भाई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डीएनए एंड प्रोटीन्स एवं आरएनए से, तीनों से मिलकर गुणसूत्र का निर्माण होते हैं। अब यहाँ से प्रश्न था कि हमारे शरीर में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो हमारे शरीर में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी टोटल हो गया 46। ठीक है, हमारे शरीर में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं और 23 जोड़े कह सकते हैं इसको। अगला प्रश्न है कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ हैं, तो कोशिका में जो आनुवांशिक पदार्थ होते हैं वो होते हैं डीएनए, जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, एक से दूसरे में ले जाने के कार्य करते हैं लक्षण को। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन स्थानीय परितंत्र नहीं है, जो स्थान पर नहीं रहते हैं? तो वह है एक्वेरियम। ठीक है, स्थानीय परितंत्र नहीं है। अगला प्रश्न मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? मैंने पहले भी आपको बताया था उधर अमीबा के क्वेश्चन में कि मुकुलन किस में होता है, जल्दी से बताएं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ईस्ट। ठीक है, अगला प्रश्न है, ये जो है इम्पोर्टेंट थोड़ा है। ठीक है, चलो ध्यान से इसे देखें। यह CFC है। CFC क्या है भाई? तो CFC एक हानिकारक गैस है। ठीक है, जिसके कारण ओजोन यानी O3 में छिद्र हो जाते हैं। ठीक है, अभी अंटार्कटिका के ऊपर छिद्र हो चुका है।
इसके पृथ्वी पर आने से यह सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी से आने से रोकती है, ठीक है। इसके पृथ्वी पर आ जाने से त्वचा कैंसर उत्पन्न होती है, यह याद रख ले, यह त्वचा कैंसर रोग उत्पन्न करता है। तो इसका CFC का जो एथी हो जाता है वो होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। हमारा अगला प्रश्न है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र। आपको ऐसे कुछ फार्मूले होते हैं, अनुसूत्र, जिनका सूत्र हमेशा एग्जाम पेपर में डाल दिया जाता है, इसलिए आप याद करके रखे रहें ताकि दिक्कत ना हो। यदि आपके पास है तो ठीक, नहीं तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं एक स्पेशल सूत्र पर ही वीडियो बनाकर डाल दूंगा, ठीक है। चलिए, तो इसका हो जाएगा C6H12O6। अगला प्रश्न है बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र। मैंने पहले ही बताया कि ये सब ज़्यादा ऑब्जेक्टिव में डाल दिए जाते हैं और इसमें बच्चे घबरा जाते हैं, इसलिए मैंने बिना ऑप्शन के डाला ताकि आपको याद रहे। तो इसका हो जाएगा NaHCO3। चलिए, अगला प्रश्न हमारा है सोडियम की परमाणु संख्या कितनी थी। ये मैंने पहले ही आपको करवा चुका है, ठीक है। 11 फिर से आ गया, कोई बात नहीं, रिवीजन होते रहता है। चलिए, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से pH का कौन सा मानक बिलियन का मान देता है। यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पर आपका हो जाएगा क्षारक हो जाएगा, ठीक है, क्षारक हो जाएगा। क्षारक बिलियन का मान देता है, ठीक है। निम्न से कौन क्षारक बिलियन का मान देता है। तो इसका क्षारक कहने का मतलब है वो 7 से अधिक रहता है, तो इसका हो जाएगा 13। मैं यहाँ पर कुछ आपको बता देता हूँ बातें। जैसे अम्ल जो है वो 7 से नीचे रहता है, ठीक है, वो 7 से नीचे। क्षारक की बात करें तो वह 7 से ऊपर रहता है, ठीक है, 7 से ऊपर रहता है। और उदासीन की बात की जाए तो वह 7 होते हैं। प्योर जल जो है आपका वह 7 होता है, शुद्ध जल, ठीक है। और जो जल हम लोग पीते हैं वह 7 से कम होता है, उसमें कुछ अम्लता होती है। अगला प्रश्न है हमारा निम्न में से कौन विजातीय यौगिक है, वैसा यौगिक जो इनमें से मिलता जुलता नहीं हो। तो हो जाएगा आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्योंकि चूना पत्थर, खड़िया और संगमरमर तीनों का सूत्र एक होता है, वो है COCO3, ठीक है। अगला प्रश्न है पीतल क्या है। पीतल एक धातु है, अधातु है, मिश्र धातु या उपधातु है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिश्र धातु। इसे याद कैसे रखा जाए कि यह मिश्र धातु है, ठीक है। एक मैं आपको बात बता देता हूँ, वह है इसे याद रखें, पिताजी, ठीक है, पिताजी। इसका मतलब पी से पीतल और त से हो जाएगा यहाँ तांबा और ज से हो जाएगा आपका जस्ता, ठीक है। पिताजी, तांबा, जस्ता, यानी पीतल का निर्माण तांबा और जस्ता से हुआ, इसलिए मिश्र धातु है, ठीक है। अगला प्रश्न है सरलतम हाइड्रोकार्बन क्या है। तो यह क्वेश्चन को भी ठोक ले, क्योंकि यह आ सकता है और हर बार आया है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मीथेन। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। तो वह है गोल्ड, जो कि ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। अगला प्रश्न है कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है। कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर क्या बनाता है। तो जाहिर सी बात है कार्बन और हाइड्रोजन मिला तो बन जाएगा हाइड्रोकार्बन। अगला प्रश्न है वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है, जल्दी से बताएं। सबसे इजी क्वेश्चन है, जल्दी से बताएं। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है हमारा अगला प्रश्न चलते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर से ज़रूर लाइक करें और आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी
मदद मिला हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। और आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए यह आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। फिलहाल के इतना ही।